हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की ऑफ स्टडी। आज मैं आपको इतिहास का पार्ट 1 बताने वाली हूँ, ईंट मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु वहाँ की मोहरें हैं। विशिष्ट होता है विशेष और पुरावस्तु होता है पुरानी वस्तु। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेष पुरानी वस्तु थी वो थी वहाँ की मोहरें। ये मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर जानवरों के चिन्ह उत्कीर्ण होते हैं उकेरना यानी बनाना, बनाए गए थे और एक लिपि लिखी हुई है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत हैं आवास, मृदभांड, ईंट, मनके, मूर्तियाँ आदि। हड़प्पा से पहले भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। इनके विषय में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। निर्वाह के तरीके, अब जो टॉपिक हमारा है निर्वाह के तरीके, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करते थे यानी जीते थे। जैसे कि हमने अभी देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में निर्वाह के तरीके समान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे, जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, यानी वो कंदमूल भी खाते थे और जानवरों का मांस मीट भी वे खाते थे। हड़प्पा के कुछ स्थानों से अनाज के दाने मिले हैं जिनमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे अनाज उगाते और खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मिली जानवरों की हड्डियों से संकेत मिलता है कि वे भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर इन पशुओं को पालते होंगे। हड़प्पा में कुछ जंगली जानवर जैसे हिरण, घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक उनका शिकार करते थे। अब जो टॉपिक है वो है कृषि प्रौद्योगिकी। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मिले हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों ये दर्शाती हैं कि वहाँ के लोगों को कृषि के विषय में जानकारी थी। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चौलिस्तान तथा बनावली कहाँ है, हरियाणा में, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तगुही नामक हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं। ऐसा संभव है कि जो प्राचीन नहरें थीं वो बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ से जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो हमने सुना है, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें पूरा प्रमाण नहीं मिला। तो मोहनजोदड़ो विश्व की प्राचीन नदी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित हैं, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग जो था वे छोटे तथा ऊंचाई पर बनाया गया था। निचला शहर जो था वो कहीं अधिक बड़ा था तथा नीचे बनाया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अब जो टॉपिक है वो है नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर आवासों को बनाया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था। इसके लिए प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ऐसा माना जाता है कि आंगन जो था वो खाना बनाने तथा कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था।
खासतौर पर गर्मी के मौसम में। यहाँ लोग एकांतता को अधिक महत्व देते थे। दीवार जो होती थी उनकी खिड़कियों पर उनमें खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी, जिससे कि आंगन का सीधा अवलोकन ना हो सके। हर घर का ईंटों से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कई आवासों में कुएं थे जो एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जो कि राहगीरों, व्यापारी लोगों के लिए बनाए गए थे। ऐसा अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। अब बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग पर हम ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें से एक माल गोदाम, जो कि एक ऐसी विशालकाय संरचना है जिसे ईंटों से बने केवल जो निचले हिस्से हैं वो रह गए हैं। बाकी जो ऊपरी हिस्सा था, जो संभवतः लकड़ी से बनाया गया था, वो ढह गया, यानी नष्ट हो गए। और विशाल जो स्नानगार हैं, आंगन में एक आयताकार जलाशय शामिल है। मतलब ये दो चीज़ें वहाँ पर बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे काम के लिए प्रयोग की जाती थी जैसे विशिष्ट कार्य होते हैं, कुछ विशेष कार्यों के लिए ये बनाए गए थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी के बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय में जो पानी था वो नालों में बह जाता था। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।